चैप्टर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसका एक चैप्टर 4 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का पहले मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वो स्किल जो हम लोग एक्वायर करते हैं तीन तरीके से, पढ़ाई से यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग से या फिर एक्सपीरियंस से, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड ऑन करता है, मतलब हमको हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, स्पीड बढ़ाता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारा। तो वो स्किल जो हम एक्वायर करते हैं पढ़ाई, ट्रेनिंग, एजुकेशन से, एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस से, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐड ऑन करता है, ये हुआ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सर वो प्रोसेस जिससे ये स्किल और कैपेबिलिटी हमारे कंट्री के लोगों में ऐड किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर कुछ टाइम में इसका कैलकुलेशन होता है कि कितना ऐड ऑन हुआ स्किल, कितना और कैपिटल क्रिएट हो। तो आपके अंदर जो स्किल ऐड ऑन करने का प्रोसेस है उसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बोला यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या फर्क है? तो बोला ह्यूमन कैपिटल एक टेंजिबल है, जबकि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है। फिजिकल कैपिटल डिप्रिशिएट हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होता है ओवर अ टाइम। फिजिकल कैपिटल मोबाइल है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल है, अपने आप नहीं जाएगा। फिजिकल कैपिटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू बिल्डअप होता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल पॉलिसीज एंड प्लानिंग के थ्रू बिल्डअप होता है। फिजिकल कैपिटल एक टेक्निकल प्रोसेस है, जबकि ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है। फिजिकल कैपिटल का एग्जांपल है मशीन, ह्यूमन कैपिटल का एग्जांपल है स्किल। फिजिकल कैपिटल को सेपरेट किया जा सकता है ओनर से, ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इंडिया में 4 तरीका है ह्यूमन कैपिटल को आदमी में इनबिल्ड करने का, यानी हमारा गवर्नमेंट 4-5 काम करता है, 4 नहीं सॉरी 5 है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? सर गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करता है, गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्चा करता है, सर गवर्नमेंट जॉब एंड ट्रेनिंग पे खर्चा करता है, सर गवर्नमेंट माइग्रेशन को बढ़ाने और रोकने पे खर्चा करता है, और सर गवर्नमेंट हम लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने पे खर्चा करता है। तो ये 5 काम करने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, जनरेट होता है, बढ़ता है। तो एजुकेशन पे खर्चा, तो इस पे क्या लिख के आओगे एग्जाम में? टू रेज फ्यूचर इनकम अपॉर्चुनिटी। पढ़ाई पे खर्चा करेंगे तो हमारा फ्यूचर इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनेगा, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करना आएगा हमको, और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी और बेटर होगा, हमको अच्छा काम मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करने का ये फायदा हुआ। एक्सपेंस ऑन हेल्थ में क्या लिख के आएंगे कि पुअर हेल्थ के कारण बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है क्वालिटी पे भी। किसके क्वालिटी पे? मैन पावर के क्वालिटी पे। इसलिए एजुकेशन पे खर्चा करना जरूरी है ताकि वो एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। हमारा तबियत खराब रहेगा तो हम बेटर काम नहीं कर पाएंगे ना। गवर्नमेंट 3-4 जगह खर्चा करता है हेल्थ को बेटर करने के लिए। अच्छा फूड यानी न्यूट्रिशनल फूड के लिए ट्राई करता है, सैनिटेशन यानी साफ सफाई का बात करता है, और बीमारी का इलाज पे बात करता है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर 4 टाइप का है, एक है प्रिवेंटिव, एक है क्यूरेटिव, एक है सोशल मेडिसिन, एक है सैनिटेशन। प्रिवेंटिव माने बीमारी होने से रोकने का तरीका यानी वैक्सीनेशंस। क्यूरेटिव यानी बीमार होने पे इलाज करने का तरीका, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना कि वहां पे तुम बीमार होने के बाद जा सको। सोशल मेडिसिन मतलब लोगों में हेल्थ को लेकर लिटरेसी जनरेट करना कि हेल्थ बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जनरेट करने का खर्चा। और सैनिटेशन माने बीमारी को स्प्रेड होने से रोकने के लिए साफ सफाई का जरूरत। तो ये सब चीजों पे गवर्नमेंट खर्चा करता है ताकि हमारा हेल्थ बेटर हो और उससे ह्यूमन कैपिटल और जनरेट हो। जॉब ट्रेनिंग पे यानी जितना हो सके जॉब ट्रेनिंग को फास्ट करना और कम कॉस्टली करने पे गवर्नमेंट खर्चा करता है ताकि स्किल और एफिशिएंसी बढ़े, हमारा देश का प्रोडक्शन बढ़े, हम लेटेस्ट चेंजेस के बारे में इजीली अपडेट रहें। अब 2 टाइप का जॉब ट्रेनिंग होता है, इन कैंपस, ऑफ कैंपस। इन कैंपस मतलब काम करते करते सिखाना, यानी आपको यूं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट प्रॉपर इंस्टीट्यूट बना रखा है, आप वहां जाके ट्रेनिंग लोगे। और एक ऑफ कैंपस होता है डिस्टेंस लर्निंग, वो घर बैठ के पढ़ाई करके एग्जाम देने वाला। तो दोनों तरीके का ट्रेनिंग है। अब आता है एक्सपेंस ऑन माइग्रेशन। यहाँ पे 2 एंगल है।
माइग्रेशन करवाना भी है, माइग्रेशन रोकना भी है। गांव का पॉपुलेशन को शहरों में लाना, यहाँ के लोगों को फॉरेन भेजना ताकि वो पढ़ लिख के आके यहाँ का भलाई कर सके, ये भी माइग्रेशन है। और ये रोकना भी जरूरी है कि यहाँ का ब्रेन बाहर ड्रेन नहीं हो, मतलब यहाँ का ब्रेन बाहर चला नहीं जाए, फिर लौट के नहीं आए तो देश के लिए खराब होगा। तो इन सर्च ऑफ जॉब, रूरल लोगों को अर्बन एरिया तक आने में मदद करना, उनको जॉब का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, दूसरे कंट्रीज में भी जाने का ऑप्शन देना, रोकने का भी बात करेंगे ताकि वो लोग हाई सैलरी कमा सके। इसके लिए गवर्नमेंट को इसका कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। लोगों में स्ट्रेस कम हो, ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और लोगों में पढ़ाई लिखाई बढ़े ताकि उनका फॉरेन में डिमांड हो तो वो जा सके। दोनों बैलेंस करना है मतलब। और लास्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, कहाँ पर मार्केट में, कहाँ पे किस प्रोडक्ट का मार्केट अवेलेबल है ताकि किसान लोग वहां जाके बेच सके, लेबर को पता चल सके कहाँ उसका डिमांड है ताकि वो वहां जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाता है, कस्टमर केयर सर्विस बना के रखा है गांव एरिया में। किसानों को क्या फसल किसके बाद उगाना चाहिए उस पर आइडिया देना, उसके लिए भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना के रखा है। तो ये सब ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके, तो ये सब चीज का भी गवर्नमेंट खर्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक डिबेट है, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से देश का, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, या क्या गवर्नमेंट को ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करना चाहिए उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। तो कुछ लोग फेवर में बोलते हैं हाँ एजुकेशन लोगों को और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हेल्थ बेटर रहेगा तो लेबर अपना लॉन्ग पीरियड पे और ज्यादा एफर्ट के साथ काम कर पाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नया नया इन्वेंशन लाएगा, देश में इनोवेशन लाएगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाएगा। हम लोग न्यू चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो, उसका प्रोसेस होगा तो ये फेवर में है कि हाँ गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्चा गवर्नमेंट करेगा तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये मेजर करना तो कभी भी हमेशा डिफिकल्ट है कि कितना खर्चा करने से कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉज एंड इफेक्ट का कि किन फैक्टर्स पे कितना खर्चा करें तो कितना इंप्रूवमेंट आएगा। अब पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, जरूरी थोड़ी ना सब बच्चे प्रॉपरली पढ़ के देश में तरक्की करें या देश के लिए हेल्प ही करें। ओनली क्वांटिटी एस्पेक्ट इज पॉसिबल। कितना खर्चा हुआ, कितने बच्चे पास हुए, कितने टीचर्स को जॉब पे रखा गया, ये क्वांटिटिव डेटा है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का कैलकुलेशन नहीं है। तो लोग बोलते हैं इसलिए खर्चा करना बेकार है कि इतने नंबर ऑफ स्कूल बढ़ गए, इतना परसेंटेज एजुकेशन बढ़ गया, इतना नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी एस्पेक्ट पे कोई बात ही नहीं है डेटा में। तो ह्यूमन कैपिटल पे फॉर्मेशन करने पे कोई फायदा नहीं है। तो लोग फेवर और अगेंस्ट का आर्ग्यूमेंट दिए। आप फाइनल कंक्लूसिव आंसर क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए क्योंकि सारे सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। आप आज का आज एनालिसिस नहीं कर सकते कि कितना बेनिफिट मिला खर्चा करने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका ओवरऑल बेनिफिट आता ही है। हर सेक्टर अलग अलग वैरायटी वे में कंट्रीब्यूट करता ही है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इन सब पे खर्चा करना चाहिए। अब एक डेटा वाइज आंसर है कि हमारा एजुकेशन और हेल्थ इंडिया में कितना इंप्रूव हुआ, कितना डेवलप हुआ, उसका इंडिकेटर्स क्या है। तो एक बोला रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, और रियल माने उसका बाइंग पावर के हिसाब से। तो रियल पर कैपिटा इनकम 1951 में 7,600 रुपया पर पर्सन था, आज की डेट में 77,000 पर पर्सन है। डेथ रेट पर 1000 में 25 लोग मर जाते थे, अब 6.3 है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, बच्चे 1000 बच्चे पैदा होते 146 मर जाते थे, अभी 33 मर रहे हैं एवरेजली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले लोग 37 ईयर्स एवरेजली जीते थे, हमारे देश का एवरेज एज यही था, अभी 67 है। सर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 से 70 हो गया, और लिटरेसी रेट हमारा 16% से बढ़ के 76% हो गया। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो सारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर इंप्रूव किया है। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट है, लिटरेसी वाले पे मैं बोल सकता हूँ कि सर 16% लिटरेट थे और अब 76% लिटरेट है, लेकिन लिटरेसी का मतलब तो कोई भी एक लैंग्वेज लिख सकना, पढ़ सकना, बोल सकना, कोई भी एक लैंग्वेज, वही लिटरेसी है। तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो काम वाला लिटरेसी तो नहीं उतना नहीं बढ़ा जितना यहाँ शुरू हुआ। ठीक है।
अब आता है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या फायदा होगा ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करके। सर फिजिकल कैपिटल को बेटर यूज कर पाएंगे अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो, क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेटर मशीनों को समझेंगे यूज करेंगे। हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन होगा, फिजिकली हेल्थ अच्छा होगा, पढ़े लिखे होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, नया नया इन्वेंशन और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आएगा और उसको यूज़ करना भी जान पाएंगे। देश में मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। सर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना सही नहीं है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। अब आता है ये ह्यूमन कैपिटल, जब गवर्नमेंट इतना खर्चा कर ही रहा है तो सर इतना इंप्रूवमेंट फिर आ क्यों नहीं रहा। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज लाइक मनी, लोगों का कमी, ऐसे ऐसे स्कूल्स हम जानते हैं कई इलाकों में जहाँ पे 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 टीचर है, तो सर ये पंगा ही है। इनएफिशिएंट एंड इनएफिशिएंसी और वेस्टेज बहुत होता है हमारे यहाँ, बहुत सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है इनकम वगैरह, वो भी पंगा है। ब्रेन ड्रेन, लोग पढ़ लिख के दूसरे देश चले जाते हैं, यहाँ से माइग्रेशन बहुत होता है। हाई पॉपुलेशन बहुत है बहुत सारे एरिया में, इनके कारण प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाता। इम्बैलेंस बहुत है, कोई एरिया बहुत डेवलप्ड है, कोई एरिया पूरा ही बैकवर्ड है। किसी एरिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल स्कूल है, केरला बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, तो उड़ीसा झारखंड यहाँ पे पढ़े लिखे बहुत कम है। कई जगह बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल स्कूल है, कई जगह कम है। लैक ऑफ प्लानिंग एंड मैन पावर यूज, गवर्नमेंट के पास प्लानिंग नहीं है प्रॉपर कि देश के एम्प्लॉयज को यूज कैसे किया जाए। एंड वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ाई ज़्यादा होती है तो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं होता प्रैक्टिकली। ह्यूमन कैपिटल, ये वाला आंसर तो हम लोग, अच्छा ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या दोनों एक ही है। देश का ह्यूमन कैपिटल बढ़ना क्या देश का ह्यूमन डेवलपमेंट माने। तो देखो ह्यूमन कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा बढ़ा, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ बेटर होना। तो सिर्फ एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा बढ़ना और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, क्या उससे लोगों का लाइफ बेटर हुआ? जरूरी नहीं है। इन दोनों का मीनिंग पहले समझाया। ह्यूमन कैपिटल नैरो कंसेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट वाइडर कंसेप्ट है। यहां बोला जाता है सेज इफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इट इज अनप्रोडक्टिव। ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि अगर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा उस खर्चे से तो खर्चा करना बेकार है, अनप्रोडक्टिव है। लेकिन डेवलपमेंट बोलता है कि डायरेक्ट कनेक्शन मत ढूंढो, अगर तुम्हारा देश का प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ रहा है खर्च करने से, बट ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करते रहो ताकि एक दिन ग्रोथ और एक दिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारा इकोनॉमी फेडरल इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन हेल्थ दोनों को संभालना पड़ता है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, इन सब को मिलके एजुकेशन और हेल्थ को चलाना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने यहाँ देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर सारा रह गया तो सर सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग तो कमाई के पीछे जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों का बहुत हाई फीस है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का बहुत हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर भी होना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। तो अब यहाँ पे पूछा गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना इतना क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर सब कुछ प्राइवेट के हाथ में रहा तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आएगा। हमारे देश के मैक्सिमम लोग इग्नोरेंट है, उतना नॉलेजेबल नहीं है, उनको नहीं पता कहाँ क्या क्वालिटी मिलेगा, कहाँ कितना कॉस्ट पड़ना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर उनको लूट लेगा। वही बोला सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो मोनोपोली क्रिएट होगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। इंडिया में किस पढ़ाई को, हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो यहाँ पे बताया गया एजुकेशन के लिए NCERT है, जो 1961 में बनाया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिनका आप बुक्स भी पढ़ते हो CBSE बोर्ड में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो कॉलेजेस के लिए 1953 में बना था। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है AICTE, जो कि 1945 में बना था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला कोर्सेज के लिए। तो ये 3 डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन को पूरे इंडिया में कंट्रोल करते हैं या गाइड करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। हेल्थ के लिए एक ही है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारे यहाँ पे एजुकेशन आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है एजुकेशन बेसिक राइट है, क्योंकि एजुकेशन मिलने से ही पॉवर्टी लाइन से लोग बाहर आ पाएंगे।
इसको बेसिक राइट में क्यों रखा गया? क्योंकि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक राइट में रहने के कारण गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, इसलिए लोग अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सुपर स्पेशलिटी तक पहुंच नहीं पाते, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। अब हमारे एजुकेशन सेक्टर में खर्च हो कितना रहा है और होना कितना चाहिए? तो यहाँ बोला एलिमेंट्री एजुकेशन पे ही गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन माने वही क्लास 8 तक, क्लास 5 तक। टर्शरी एजुकेशन यानी कॉलेज लेवल पे गवर्नमेंट बहुत कम खर्चा करता है, जबकि वहां पे स्टूडेंट बहुत हैं। सर अक्रॉस द स्टेट का बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है पढ़ाई लिखाई हेल्थ के पीछे, और बिहार में सबसे कम। हिमाचल प्रदेश में 34,000 पर पर्सन, बिहार में 4,100 अराउंड पर पर्सन। हमारा एक्सपेंस ऑन एजुकेशन इनएडिक्वेट है, इससे ये समझ में आता है। होना चाहिए वो जीडीपी का 6%, लेकिन वो अभी भी अराउंड 4% है। ये 52 में तो 0.64 था, जो कि बढ़ बढ़ के 4% तक आ गया। बट अभी भी कई एक कमेटी ने रेकमेंड किया है कि हमारा पढ़ाई लिखाई पे खर्चा 6% के अराउंड होना चाहिए जीडीपी का। मोटा मोटी लास्ट 2-3 आंसर। गवर्नमेंट ने बहुत सारा फ्री एजुकेशन का प्रोविजन बनाया। एक कमेटी बना था तापस मजूमदार कमेटी 1998 में। उसने कहा था कि 1.37 लाख करोड़ अगले 10 साल में खर्च करने का जरूरत है। 89 से लेके 2006-7 तक के लिए बोला गया था। और चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 14 को फ्री एजुकेशन देना जरूरी है, ताकि वो लोग पढ़ाई लिखाई के दायरे में आ सके। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अप टू एज 14 एजुकेशन फ्री करना चाहिए। इन 2009 गवर्नमेंट एनेक्टेड राइट टू एजुकेशन। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जो कि फ्री एजुकेशन को लेकर आया पूरा सिस्टम। तो कमेटी बना था 98 में, एप्लीकेबल हुआ 2009 में। यही एक बहुत बड़ा लैकिंग है। गवर्नमेंट उस समय 2% एजुकेशन सेस लेने लगा हमारे टैक्सेस के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी हम टैक्स भरते हैं उस पर 2% एक्स्ट्रा लेता है एजुकेशन के नाम पे, और उसको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे खर्चा करता है। गवर्नमेंट ने लोन स्कीम लॉन्च किया हाई एजुकेशन के लिए। तो इससे क्या फायदा हुआ? सर हमारा 1990 से जब हम 17-18 में कंपेयर करते हैं तो देख लो, मेल लिटरेसी 62% से 82 पे आ गया, फीमेल लिटरेसी 38 से 66 पे आ गया। प्राइमरी एजुकेशन बोले तो 78 से 93 मेल का, फीमेल का 61 से 96। यूथ लिटरेसी बोले तो 76 से 93 आ गया मेल का, फीमेल का 54 से 90, यानी सब बढ़ा। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ हुआ। तो हमारा एजुकेशन का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? सर एजुकेशन टू ऑल अभी भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो कि बहुत दूर है। डिस्टेंस ड्रीम है, मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत दूर है। लिटरेसी रेट बढ़ा है, बट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई है इसलिए इलिटरेट लोग अभी भी बहुत है। फ्री एजुकेशन अभी भी इंडिया सब जगह नहीं दे पा रहा है। जेंडर इक्वालिटी बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी गैप बढ़ा है मेल और फीमेल के बीच में पढ़ाई लिखाई के मामले में, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने के मामले में। हायर एजुकेशन बहुत कम लोग हैं अभी भी लेने वाले, फ्यू टेकर्स। बहुत कम लोग हैं जो हाई एजुकेशन में जाते हैं, क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन, पीएचडी, प्रोफेशनल एग्जाम्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, वो सब। अभी भी अर्बन एरिया में 16% लोग ही ग्रेजुएट है, जबकि रूरल एरिया में 19% लोग ग्रेजुएट है। तो सोचो 16-19 यानी अप्रोक्सीमेटली यही 17.5% के आसपास। तो सर बहुत कम है। गवर्नमेंट ने स्कीम लाया 2-3 तो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेकर आया था। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, ये 2015 में लाया गया था। सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड, ताकि, और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जेंडर बायसनेस खत्म हो, गर्ल चाइल्ड का प्रोटेक्शन हो सके, उसका एजुकेशन हो सके, इसके लिए स्कीम लाया गया। इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया 2001 में, ताकि क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़े, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन फ्री में पढ़ पाए। इसका अचीवमेंट भी हुआ। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बना, 7 लाख से ज्यादा क्लासरूम, 2 लाख से ज्यादा टॉयलेट, 1.5 लाख से ज्यादा वाटर फैसिलिटी आया, 6.64 करोड़ बुक्स फ्री में बांटी गई, 8 लाख टीचर का अपॉइंटमेंट किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री एजुकेशन, NPEGEI, गर्ल्स पढ़ाई के लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया गया।
स्कूल्स को गर्ल्स चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया। ऐसे 35,000 अलग से स्कूल बने, 25,000 अर्ली चिल्ड्रन स्कूल बने, एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बने, एक्स्ट्रा टीचर्स लाए गए किसी गर्ल्स स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एक खाली गर्ल्स स्कूल का एक चेन बनाया गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय वैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो गर्ल्स के लिए, यहाँ पे ST SC OBC इनकी गर्ल्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटी की गर्ल्स को पढ़ाने में हेल्प किया जाता है। तो ये था ये चैप्टर। ये डेटा चार्ट मैंने जो अभी तक पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ जो डेटा पढ़ाया उसी का एक समरी चार्ट बना के लिखा हुआ है। तो ये था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव एरिया के डेवलपमेंट का बात हो रहा है। हमारे देश का आज भी 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया में एग्रीकल्चर का ग्रोथ ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके 50 ईयर्स में, लेकिन GDP का शेयर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ। तो एग्रीकल्चर 2.7 से ग्रोथ हुआ है खाली, और ओवरऑल GDP में एग्रीकल्चर का डिक्लिनेशन हो रहा है। हमारा 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या गांव में डिपेंडेंट है, 3/4 पॉपुलेशन गांव में रहता है अभी भी, मतलब 75% पॉपुलेशन। तो कॉन्टिन्यूअस, लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस का दरकार है गांव एरिया में, ताकि गांव एरिया का डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल ग्रोथ, ये सब के पीछे गांव में खर्चा करने का बहुत जरूरत है। तो सर रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा? गवर्नमेंट को वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, स्किल, हेल्थ ये सब लेकर आना पड़ेगा, और ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, क्रेडिट्स का, उधार देने का, मार्केटिंग का, ट्रांसपोर्ट का, रोड हाईवे का। लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। वहाँ के जमींदार लोग बहुत ज़्यादा लैंड होल्ड करके बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उनसे लैंड लेके गरीबों को देना पड़ेगा। तो लैंड होल्डिंग पैटर्न ठीक करना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्टिविटी कम है पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा। 22% पॉपुलेशन अभी भी गांव का बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसके लिए स्कीम लॉन्च करना पड़ेगा ताकि वो लोग को पॉवर्टी से बाहर लाया जा सके। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए। सिर्फ किसानी पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना, खेती बाड़ी पे, तो वहाँ पे और भी एजुकेशन के सिस्टम लाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन 4 है। सर रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट कैसे करें, गांव में उधार पैसा कैसे पहुंचाएं किसानों के लिए, वहां के लोगों के लिए। किसानों को, वहां के लोगों को जो प्रोडक्शन करते हैं उनको मार्केटिंग का फैसिलिटी कैसे दें, उनको अलग अलग एक्टिविटी में कैसे डालें, यानी डाइवर्सिफिकेशन में कैसे लेके जाएं। और लास्ट सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या नया प्रोसेस उनमें कैसे डालें, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। पहला टॉपिक है रूरल क्रेडिट। फार्मर का बहुत बड़ा नीड है उधार, उसको क्रेडिट में कोई लॉन्ग टर्म पैसा दे, क्योंकि उसका गैप बहुत है फसल लगाने में और फसल काट के बेचने में। उस गैप में उसका प्रॉब्लम होता है पैसे का, तो उसको फाइनेंस का दरकार है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सर गवर्नमेंट ने 3 तरीका अपनाया। पहला, नॉन इंस्टीट्यूशनल, वहां पे जो है, सॉरी गवर्नमेंट ने तो इंस्टीट्यूशनल अपनाया, गांव में सोर्स क्या है क्रेडिट का, सॉरी टॉपिक का नाम है क्या सोर्सेज है क्रेडिट के। पहला टॉपिक है सर नॉन इंस्टीट्यूशनल लोग वहां पे, जैसे मनी लेंडर्स हैं, और उनका प्रॉब्लम है वो हाई इंटरेस्ट लेते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फ्रॉडगिरी। रिलेटिव से उधार मिलता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा पैसा मिल नहीं पाता। जो किसानों से माल खरीदते हैं, ट्रेडर या उनके एजेंट, वो भी पैसा देते हैं किसानों को, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और ऊपर से उनका प्रोडक्ट को बहुत कम दाम में ले लेते हैं। सर रिच लैंडलॉर्ड्स हैं जो किसानों को अपना जमीन देते हैं, बट वो हाई इंटरेस्ट, हाई रेंट ले लेते हैं। तो सर नॉन इंस्टीट्यूशनल है तो सही, मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर या रिच लैंडलॉर्ड, लेकिन उनसे किसानों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना इंस्टीट्यूशंस ओपन किया वहां पे, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट। गवर्नमेंट ने किसानों को कहा कि आप लोग अपना एक टीम बनाइए और वो मेंबर्स बनेंगे, मेंबर लोग फंड इकट्ठा करेंगे और जिसको जितना जरूरत होगा उतना लोन देंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया गया वहां पे कि गवर्नमेंट किसानों का जमीन गिरवी रख के उनको लोन दे। रीजनल रूरल बैंक बनाए गए ताकि बैंकिंग फैसिलिटी हर गांव में पहुंचे,
कमर्शियल बैंक्स यानी एसबीआई को वहां पहुंचाया गया बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट तकावी लोन देता है, तकावी लोन का मतलब हो गया कम इंटरेस्ट पे, इमरजेंसी टाइम पे लोन, जो कि रेट 6% रखता है, क्योंकि बहुत कम है। नाबार्ड बहुत ज्यादा वहां पे डेवलप हुआ, नाबार्ड हेल्थ के लिए, फार्मिंग के लिए, अदर बैकवर्ड एरियाज में काम के लिए फंड देता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, मतलब किसानों को बोला गया आप लोग अपनी टीम बनाओ और वो लोग पैसा इकट्ठा करें और एक दूसरे को लोन दें। और गवर्नमेंट भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करके गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उनको फंडिंग करती है। तो आज की डेट में 2.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। पर पर्सन 10 से 15 हजार का लोन इजीली मिल जाता है वहां पे। माइक्रो फाइनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है वहां पे, बैंक फैसिलिटी ला रहा है उनके लिए। ये लोग एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, आर्टिस्ट, लेबर सबको लोन देते हैं। यहाँ पे हर मेंबर को थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा और फिर जिस मेंबर को नीड होगा उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। इसमें आज की डेट में 6 करोड़ वुमेन ज्वाइंड है, 54 लाख ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे पूरे इंडिया में। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल क्रेडिट, तो सर इतना कुछ हुआ, इसका फायदा हुआ क्या? तो आओ क्रिटिकली इसको चेक करते हैं। चीपर रेट पे लोन तो मिलने लगा पहले के मुकाबले, फार्मर लोग को हेल्प भी होने लगा, फार्मर का बफर स्टॉक गवर्नमेंट खरीदने लग गया बचा हुआ माल, तो उसका भी फायदा हुआ, और गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा। तो ये हो गए जो लोग फेवर में बोल रहे हैं कि हाँ ये रूरल क्रेडिट का फायदा हुआ। लेकिन जो लोग अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये फंड बहुत कम था, इनसफिशियंट था, इनएडिक्वेट कवरेज, सब किसानों को मिला ही नहीं। बड़े अमीर लोग ही ज्यादा लोन ले गए, गरीबों को बहुत कम लोन मिला, और किसान जो लोन ले रहे थे चुका नहीं पा रहे थे, उनका ओवरड्यूज बहुत हुआ तो वो पैसे डूब गए बहुत ज्यादा। इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? बैंक्स नीड क्या स्टेप लेना चाहिए, सॉरी, बैंक नीड टू चेंज देयर अप्रोच इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेशनशिप। किसान लोग बेचारे डिफॉल्टर हो जा रहे हैं, उनका गाय बैल उठा के बेच दिया जा रहा है, आगे भी वो काम नहीं कर पा रहे, करें क्या? बैंकों को बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, और फार्मर्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो फंड का प्रॉपर यूज करें, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा इस चीज का, एजुकेट करना पड़ेगा कि फंड का वेस्टेज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ बेटर यूज हो सकता है। सेकेंड आया मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम करने को मार्केटिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट को एक जगह असेंबल करना, स्टोर करने में हेल्प करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोसेस करने में हेल्प करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी, पैकिंग, प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज ग्रेड देने का काम, और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, ये सब काम को मार्केटिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम किसान का सबसे बड़ा यही है कि बिग ट्रेडर उसको मैनिपुलेट करते हैं, गलत वजन करके, रॉन्ग कैलकुलेशंस करके। किसान पढ़ा लिखा भी नहीं है। लैक ऑफ मार्केट इन्फो, किसानों को या गांव में जो भी आर्टिशियंस है, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं, अदर स्मॉल बिजनेस करते हैं, उन लोगों को प्राइसिंग का आइडिया नहीं है, कहाँ कितना डिमांड है उसका आइडिया नहीं है, तो मिडिल मैन उनसे कम दाम में लेते हैं, आगे हाई दाम में बेचते हैं। स्टोरेज नहीं है उनके पास, तो वेस्टेज के डर से भी वो लोग बेच देते हैं प्रोडक्ट को, या वेस्टेज के डर से प्रोडक्शन कम करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या इंप्रूव करने का मेजर्स है? गवर्नमेंट ने सबसे पहले काम किया, रेगुलेटेड मार्केट बनाया। आप जितना भी हाट बाजार देखते हो ना, आपके एरिया में तो हाट लगता है रिटेल प्रोडक्ट का, वैसे किसानों का, इन आर्टिस्ट लोगों का भी हाट बाजार होता है, फेयर टाइप का मेला। गवर्नमेंट वो सब रेगुलेट करता है कि प्रॉपर मार्केट बना दिया, वहां पे किसान आएगा, प्रॉपर वहां पे वजन का मशीन होगा, उसके प्राइसिंग के लिए गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे, ताकि किसान के साथ कोई इंटरमीडिएट मिडिलमैन धोखा नहीं कर सके। सर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, रोडवे, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, ये सब भी लेकर आया गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, किसानों को बोला कि आप लोग आपस में पूल बनाओ, ग्रुप, और एक दूसरे को मदद करो माल बेचने में। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। देखो किसान जब एक ग्रुप में रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा, यूनाइटेड रहेगा, तो उसका बार्गेनिंग पावर बेटर रहेगा इंटरमीडिएरी के पास, उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलेगा, सब एक दूसरे के साथ मिल के माल ले आएंगे, एक दूसरे को उधार दे पाएंगे, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ये सब में मदद मिलेगा। ये सब गवर्नमेंट किया कोऑपरेटिव मार्केटिंग करके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया, यहाँ पर जाओ और ये सब काम आपका हो सकता है। डिफरेंट पॉलिसीज बनाया गया, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये सब बनाया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी किसानों को गवर्नमेंट बोला तुम प्रोडक्शन करो, इस रेट के नीचे मत बेचना। इंटरमीडिएट या बिग ट्रेडर तुमसे जिस दाम में लिए वेरी गुड, उसके बाद अगर वो लोग नहीं लेंगे तो हम तुमसे खरीदेंगे। तुम डरो मत, तुम कम प्रोडक्शन मत करो और कम दाम में भी मत बेचो। गवर्नमेंट ये सब किया। मेंटेन बफर स्टॉक, गवर्नमेंट एफसीआई बोल के गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लोग गोडाउन वगैरह बनाए, किसानों से क्रॉप खरीद के वहां स्टोर करने लगे। तीसरा काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो राशन शॉप पीडीएस, गवर्नमेंट उसके थ्रू किसानों से लिया हुआ अनाज, सब्जी, फल मार्केट में कम रेट पे उतारते हैं ताकि किसानों का भी माल बिक जाए और गरीब लोगों को सस्ता में सामान भी मिल जाए। तो इससे देश का फायदा तो हुआ, गरीब किसान गांव एरिया वालों को हेल्प भी मिला, लेकिन अभी भी प्राइवेट मनी लेंडर बहुत डोमिनेट करते हैं गांव में, पॉलिटिशियन बहुत डोमिनेट करते हैं, रिच पर्सन का ही सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे दिक्कत है इस सब चीजों पर। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अभी भी 10% है कि बाकी अभी भी 90% मार्केट प्राइवेट ही कंट्रोल करके बैठे हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल भी आ गए अब, जैसे फार्मर्स लोग के लिए अपनी मंडी है राजस्थान में, हरियाणा, बोला था ना ऊपर वो रेगुलेटेड मार्केट, तो वो यही है, अपनी मंडी है राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, हरदासपुर में मंडी है, रायतू, अच्छा अपनी मंडी है सॉरी राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में, हरदासपुर मंडी है पुणे में, रायतू बाजार है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उजावर संडीज है तमिलनाडु में। ये सब रेगुलेटेड मार्केट है गवर्नमेंट के, किसान वहां आके बैठते हैं, होलसेल में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ भी इनका अलायंस करवा देती है। जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आलू उगता है, तो वहाँ पे लेस कंपनी के साथ उनका कॉन्टेक्ट करवा दिया। तो बिग कॉर्पोरेट हाउस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व करता है, बोलता है उनको कि आप लोग फूड चेन बनाओ। अभी आप रिलायंस फ्रेश का तो देख ही रहे, रिलायंस फ्रेश किसानों से डायरेक्ट माल लेके अपने दुकान में बेचते हैं। एग्रीकल्चर थर्ड केस आया, सी नंबर पॉइंट, हमने 4 पॉइंट पढ़ने थे, क्रेडिट, मार्केटिंग 2 हो गया, अब आ रहा डाइवर्सिफिकेशन। गवर्नमेंट किसानों को यह भी पढ़ाया कि आप लोग सिर्फ खेती बाड़ी मत करो, सिर्फ एक क्रॉप मत उगाओ, मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे करो, अलग अलग और एक्टिविटी कैसे करो। तो सबसे बड़ा रीजन डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि किसान ओनली फार्मिंग पे डिपेंडेंट होगा तो भूखा मरेगा, रिस्क है बहुत बड़ा, कोई साल फसल नहीं हुआ तो बर्बाद, और उसका ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है इसके कारण। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होगा, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हाई लेवल ऑफ इनकम कमा पाएंगे और गरीबी से बाहर आ पाएंगे। क्या क्या स्कीम दिया गवर्नमेंट 2 चीज बोला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पैटर्न, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आ गए, कैश क्रॉप उगाओ जैसे कॉटन, जूट, कॉफी, शुगर के, ताकि कमाई बढ़े। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक साल में 2 बार से ज्यादा क्रॉपिंग कैसे करें, एक क्रॉप उगाने के बाद दूसरा कौन सा क्रॉप उगाए उस जमीन पे कि बेटर काम हो जाए। और चावल, गेहूं उगाने के बाद वहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल कौन सा उगाया जा सकता है, उसका पढ़ाई लिखाई बताया। मॉनसून पे डिपेंडेंट मत रहो, कैसे रेन हार्वेस्टिंग करो, इरिगेशन फैसिलिटी यूज करो, ये सब का भी गवर्नमेंट ट्राई किया। इसके अलावा दूसरा तरीका था कि किसानी छोड़ के कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। गवर्नमेंट बोला कि दूसरे एम्प्लॉयमेंट में भी जाओ, फूड इंडस्ट्री में, टूरिज्म में, लेदर में, इन सब में काम करो, सिर्फ एग्रीकल्चर में काम मत करो। तो गवर्नमेंट बोला एनिमल हस्बेंड्री करो, मतलब ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स लाइक पोल्ट्री, शीप, गॉट, कैटल, बफेलो, लाइफ स्टॉक का काम करो। इंडिया आज की इसकी डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट है इस मामले में। स्टेबिलिटी आया इनकम में, फूड सिक्योरिटी बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल बढ़े हैं। 70 मिलियन ऑफ फार्मर्स आज की डेट में इसमें इन्वॉल्व है, 61% तो उसमें से पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वॉल्व है। तो ये बढ़ा गवर्नमेंट के बढ़ाने पे। डेयरिंग का भी काम दिया गवर्नमेंट की, दूध का काम करो। इसके लिए वेगेसन कुर्लेन बोल के एक आदमी था, वो ऑपरेशन फ्लड लेकर आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। इससे देश में दूध का काम बढ़ा। 1951 में 17 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था, आज की डेट में 102 मिलियन टन होता है, 2006-07 का डाटा है। और 16-17 में ये 164 मिलियन तक चला गया। इतना दूध प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ।
अलग अलग ग्रेड का मिल्क बिकता है, तो सबको अपने जरूरत के हिसाब से सामान मिल रहा है, इससे फेयर प्राइस आ गया मार्केट में। गुजरात में तो अमूल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपके यहाँ पे मदर डेयरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई इनकी पूरी। फिर गवर्नमेंट बोला एक काम करो, फिशरीज का काम करो। आज की डेट में 65% ऑफ फिशरीज एंड 35% ऑफ अदर मेरीन रिसोर्सेज इंडिया में होता है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में फिशिंग का कंट्रीब्यूशन 0.9%, मतलब अराउंड 1% कमाई हमारे देश में फिशिंग से ही आता है। इसका बेस्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, ये मेजर फिशरी प्रोडक्ट बनाते हैं। 60% ऑफ द वर्क फोर्स इज एक्सपोर्ट आर वुमेन। इस काम में 60% वुमेन लोग लगी हुई है, तो उनको भी काम मिल रहा है। इसका प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही फिशिंग हो जा रहा है हमारे यहाँ कहीं कहीं पे, इससे उनका कमाई बहुत कम रह रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कम दाम में माल बिकेगा। मोबिलिटी नहीं है, जिस एरिया में फिशिंग का काम कर रहा है वही एरिया में बिक पा रहा है, दूसरी जगह भेज नहीं पा रहे हैं। और इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो कोई इनको लूट रहा है, एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। एक और काम गवर्नमेंट बोला हॉर्टिकल्चर का काम करो, माने फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, इनको उगाने का काम करो। कौन से एरिया में कौन सा क्लाइमेट और कौन सा सॉइल इनके फेवर में है गवर्नमेंट बताता है, और हमारे यहाँ हर टाइप का वेदर और सॉइल है। इससे उनका एग्रीकल्चर में भी वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि कई बार वो जो मान लो चावल के बाद वो वहाँ पे केला उगा रहे हैं, तो उससे सॉइल और बेटर हो जा रहा है अगली बार चावल उगाने के लिए। ये आज की डेट में 6% ऑफ द जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इसी से आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग वर्ल्ड में हॉर्टिकल्चर में। फार्मर लोग का इनकम बहुत बड़ा, वुमेन लोग का कंडीशन बेटर हुआ, और इसके लिए जो रिवोल्यूशन लाया गया इसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर के लाया गया ग्रीन रिवोल्यूशन, दूध के लिए लाया गया व्हाइट रिवोल्यूशन, और हॉर्टिकल्चर के लिए लाया गया गोल्डन रिवोल्यूशन। ये नाम याद रखना। और भी बोला गया गवर्नमेंट की, किसानों को बोला गया तुम आईटी सेक्टर का भी काम करो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ लिखो और उनको बोलो आईटी सेक्टर में काम करें। कैंपस बनाया गवर्नमेंट, टेलीकॉम सेक्टर है वहां लोगों को लगाया, फूड सिक्योरिटी सिस्टम में लेके आया, सारे सेक्टर में इनको शेयर किया गया, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इससे। तो ये सब भी गवर्नमेंट किया किसानों के लिए। एंड लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है हम सब जानते हैं। हमारे जो ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया तो दिक्कत क्या हुआ सर, बहुत ज्यादा केमिकल वाला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एंटीसेप्टिसाइड्स यूज होने लगा, जिसके कारण लोगों का हेल्थ, एनवायरमेंट, सॉइल सब खराब होने लगा। तो गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ये केमिकल वाला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बहुत दिक्कत देगा आगे जाके रियल लाइफ में। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करता है। माने ऐसा पेस्टिसाइड, ऐसा सीड, ऐसा फर्टिलाइजर बनाओ जो मान लो चावल उगाए तो चावल से कुछ बना के दोबारा जमीन में लगा दो, केला का छिलका दोबारा लगा दो, वो सब से काम होता है। ऑर्गेनिक पेस्ट बनाने का बाद, तो क्योंकि हेवी केमिकल्स यूज होने लग गए थे, उससे टॉक्सिक पेस्टिसाइड यूज होने लग गए थे, जिससे इको फ्रेंडली नहीं था वो सब। किसानों को पब्लिक का लाइफ खराब, सॉइल खराब, आगे जमीन का फर्टिलिटी खराब। तो गवर्नमेंट क्रॉप रोटेशन लाया, ग्रीन मैन्योर यूज करने बोला, कंपोस्ट एंड बायोपोस्ट यूज करने बोला, वो केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए, जिससे हेल्दी फूड बने विदाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। इसका फायदा क्या हुआ, फार्मर को इकोनॉमिकल पड़ने लगा, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को यूज कर रहा है दोबारा। फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हो गए थे, एक्सपोर्ट बहुत होने लग गया। ये जो पेस्टिसाइड बनता है इससे न्यूट्रिशनल फूड आते हैं, वो एक्सपोर्ट बहुत होते हैं, किसानों का कमाई बढ़ गया। लोगों को ये बनाने का, ये ऑर्गेनिक मैन्योर, पेस्टिसाइड, ये सब बनाने का एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ये सब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट का फायदा हो रहा है, और सॉइल को भी फायदा हो रहा है क्योंकि सॉइल खराब नहीं हो रहा है इससे। लेकिन ये लेस पॉपुलर है, इसका मार्केटिंग उतना नहीं होता, इसलिए लोगों को पता नहीं है। इससे प्रोडक्शन कम होगा। देखो केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर सीड्स हैं उनसे प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, इनसे प्रोडक्शन स्लो होगा थोड़ा। लेकिन अब प्रॉब्लम है हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कम प्रोडक्शन होगा तो वैसे दिक्कत है। फूड का लाइफ शॉर्टर है, इनसे जो फूड प्रोडक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम टिकता नहीं है, पेरिशेबल है। और कुछ ही क्रॉप में ये पेस्टिसाइड काम हो सकता है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग काम हो सकता है, सब में नहीं काम करेगा। तो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट कैसा हुआ फिर इवेलुएट करें। सर
बैकवर्ड एरिया को अभी भी और ज़्यादा स्पेक्टिकुलर चेंजेस का जरूरत है। अभी भी हमको और डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और वैरायटी ऑफ काम लाना पड़ेगा गांव में। रूरल अर्बन का लिंक अभी भी नहीं बैठ रहा, वो टूटा पड़ा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। गांव का आदमी शहर में माल नहीं बेच पा रहा, शहर का आदमी गांव जा नहीं पा रहा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे अभी, तो उसको लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज का भी काम निकल आए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रहे, तो गवर्नमेंट का फोकस इस पे होना बहुत जरूरी है। अब कुछ शॉर्ट नोट है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बोल के एक शॉर्ट नोट है। इंडिया में पहले बैंक ना बहुत प्राइवेट सेक्टर के थे जब इंडिया आजाद हुआ था 1969 में। उस समय का गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि बैंकों को गवर्नमेंट के अंडर में ले आओ, तो आरबीआई बना के आरबीआई को गवर्नमेंट का हेड, बैंकिंग का हेड बनाया गया। इससे क्या हुआ, बिग बिजनेस हाउस जो बैंकिंग को कंट्रोल कर रहे थे उनका कंट्रोल टूटा, क्योंकि तब क्या हो रहा था ना, बड़े बड़े बिजनेस हाउस ही पूरा बैंक को कंट्रोल करते थे, उन्हीं को लोन मिलता था सबसे ज्यादा। किसानों को लोन खाली 2% मिल रहा है, बाकी सारा बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट 14 बैंक को नेशनलाइज किया 1969 में। उन 14 बैंकों में देश का 85% पैसा डिपॉजिट था, जो कि किसानों को मिल ही नहीं रहा था या बैकवर्ड एरिया वालों को मिल ही नहीं रहा था। 1980 में और 6 बैंकों को नेशनलाइज किया, यानी अभी 20 बैंक्स नेशनलाइज हो गई थी। एक टॉपिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2014 में आया था। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने वाला बैकवर्ड एरिया के लोगों को, ताकि उनको भी इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सके। वहां पे 1 से 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था वो अकाउंट खोलने पे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रहा था अप टू 10,000। 40 करोड़ बैंक अकाउंट खुले इसमें। लोगों में सेविंग का हैबिट बढ़ा बैंक अकाउंट खुलने से, और 1,40,000 करोड़ फंड बैंकों में आया, इसका फायदा बहुत हुआ। फिर एक शॉर्ट नोट आता तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का। यहाँ वुमेन्स को ट्रेंड किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये कहाँ हुआ, तिरुचिपल्ली, यहाँ पर हुआ ये लोग वेमी कंपोस्ट यानी अर्थ वॉर्म से बना हुआ कंपोस्ट ये सब बेच रहे थे। यहाँ ज्यादा ये लोग पूरा वुमेन ग्रुप था एकदम। ये मिनी बैंक की तरह काम कर रहे थे, माइक्रो क्रेडिट देते थे, छोटा छोटा क्रेडिट देने लग गए लोग। धीरे धीरे ग्रुप बहुत फेमस हुआ। 2014 में गवर्नमेंट एक स्कीम और लाया, बोला जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है उसको गांव को गोद लेना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको फिर डेवलप करना पड़ेगा। इससे 2,500 गांव सांसद लोग गोद लिए और उसको डेवलपमेंट का काम किए। 3,000 to 5,000 विलेजेस के पॉपुलेशन को हेल्प मिला इससे। हिली एरिया में 1 से 3,000 गांवों का ये हेल्प हुआ। इससे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आया, विलेजेस को भी एनकरेज मिला और काम करने का। मार्केटिंग का डिफिशियंसी क्या है कि हमारा 15 to 30% एग्रीकल्चर वेस्ट जाता है। गवर्नमेंट को उसको मार्केटिंग पे काम करना जरूरत है। वहां ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। जहां पे फसल हो रहा है वहां पे बहुत फसल हो रहा है, बट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां वो पहुंच नहीं पा रहा। तो जहां फसल हो रहा है वहां कोई उसको खरीदने वाला नहीं है, किसान का कमाई नहीं, और जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां बहुत महंगा बिक रहा है, तो लोगों को महंगा पड़ रहा है। इसको लिंक करना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। किसानों को कम दाम में माल बेचना पड़ता है, वेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको वेयर हाउस, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज ये सब देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को फाइनेंस का इंस्टीट्यूशंस और बढ़ाने का जरूरत है। मिडिल मैन का चेन को छोटा करने का जरूरत है। बहुत लॉन्ग होकर रखा है, बहुत मिडिल मैन है। किसान से 2 रुपए में खरीदते हैं, मार्केट में 20 रुपए में बिक रहे हैं, बाकी 18 रुपए मिडिल मैन खा रहे हैं। ग्रेडिंग देने का कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से, और किसानों को मार्केट का इन्फो नहीं है, उसका भी दिक्कत है। ये है चैप्टर आपका रूरल डेवलपमेंट।